नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। रिश्तों का कत्ल, जी हां, भले ही 21वीं सदी में हम कई और नई आधुनिक चीजों से लैस जरूर हो रहे हों, लेकिन अब रिश्तों की कीमत और जिंदगी का मोल कम होता जा रहा है। हाल ये हो रहे हैं कि कहीं पैसों का लालच तो कहीं सुलगते दिमाग का जुनून कई मौतों का कारण बन रहा है। और एक बार फिर से ऐसी ही कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, जिसमें पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर आपको बताएं कि चंद पैसों के लालच में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार की हत्या कर दी। यही नहीं, मकान मालिक की हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए शव के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें अलग अलग जगह पर फेंकने की कोशिश की गई। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में हालांकि 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरा मामला ललितपुर का है, जहां पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने अपनी ही मां बाप की पीट कर हत्या कर दी। हालांकि दोनों के मामलों में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर यह कौन सी हैवानियत वाली मानसिकता है जो बार बार इंसानियत को शर्मसार कर रही है। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर गाजियाबाद में दरअसल मकान मालिक ने अपने किराएदार की पैसों के लालच में हत्या कर दी। जिस तरीके से ये भी साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि दरअसल हत्या से पहले ही मकान मालिक ने लाखों की जो अमाउंट थी वो मृतक के अकाउंट से अपने अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट किया। और अब जिस तरीके से हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांचबीन कर रही है, ये साफ तौर पर सामने आया कि दरअसल 1 करोड़ की जमीन किराएदार ने बेची थी, जिसके बाद मकान मालिक को इस बात की खबर थी कि जो किराएदार है उसके अकाउंट में मोटा पैसा है, जिसकी एवज में साफ तौर पर वो अपने ही किराएदार की जान लेने पर उतारू हो गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए ललितपुर की है, जहां पर आपको बताएं कि ललितपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त दरअसल एक बेटे ने अपने माँ बाप की पीट कर हत्या कर दी। हालांकि मानसिक रूप से विकसित वो बताया जा रहा है, लेकिन दोनों ही अगर कंडीशन की बात की जाए तो दोनों ही कंडीशन में रिश्तों का कत्ल हुआ है। यानी कि पैसा, परिवार, जिंदगी परिवार और नियत में खोट, अपनों पर चोट की जो बानगी है वो साफ तौर पर सही साबित होती दिखाई पड़ी है। वहीं इसको लेकर आपको बताएं कि गाजियाबाद की अगर खासतौर पर बात कर लें तो गाजियाबाद में जो चश्मदीद हैं, जो मृतक के दोस्त हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से गाजियाबाद के अगर मामले की बात की जाए, गाजियाबाद में मृतक के दोस्तों का साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल पैसों के लालच में किराएदार ने मकान मालिक ने किराएदार की हत्या कर दी। हालांकि इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, दोनों ही मामलों पर आपको सुनवाते हैं। दिनांक 12 दिसंबर को थाना मोदीनगर क्षेत्र पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा आकर थाने पर यह बताया गया कि उनका एक साथी अंकित, जो कि वर्तमान में मोदीनगर क्षेत्र में रहता है और एक पीएचडी स्कॉलर है, वो लगभग 5 अक्टूबर के बाद से उसके द्वारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया और वो गायब है। इस घटना को सीरियसली लेते हुए तत्काल इसमें टीमें गठित की गई एवं गुमशुदगी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जो मृतक का मकान मालिक था, सबसे पहला शक उसी पर गया और जब उसको हिरासत में लेके उससे गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना कबूला। उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीजें इसने ले ली अपने पास और इसके बाद इसने अंकित को गला दबा के मार दिया। उसके उपरांत इसने एक आरी लेके अंकित के शव के कई हिस्से किए और उनको अलग अलग स्थानों पर इसने डिस्पोज कर दिया। थाना जखुरा क्षेत्र में मनोज कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके चचेरा भाई ने एक्सीडेंटली चाचा और चाची को छत से धक्का दे दिया है। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पे इलाज के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई है। चचेरा भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, घटना के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। उसका सागर से इलाज भी चल रहा है। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 12 दिसंबर को थाना
ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों इंसानियत को शर्मसार कर रही है हैवानियत। इसके अलावा कब आखिर ऐसे जानघाती हमलों पर रोक लगेगी, ये दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर क्यों रिश्तों का कत्ल किया जा रहा है, क्यों रिश्तों का खून किया जा रहा है, ये दरअसल बड़ा सवाल है। और प्यार पैसा आखिर कब तक अपनों की जान लेता रहेगा, लगातार एफएम न्यूज के सवाल ये बने हुए हैं। और क्यों रिश्तों का खून अपने ही बहा रहे हैं, ये दरअसल बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि लगातार एक के बाद एक मामले देखने को मिल रहे हैं, ये वाकई तमाम सवालों को जहन में खड़ा करते हैं कि आखिर ये क्या समय हम देख रहे हैं जहां पर जो इंसानियत है वो दरअसल शर्मसार होती जा रही है। हैवानियत इस कदर अख्तियार हो चुकी है लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में, कि इंसानियत को शर्मसार करने को मजबूर हो चुके। लेकिन ये तमाम सवाल लगातार बने हुए कि आखिर कब तक और किस मानसिकता के ये लोग होते हैं जो इतना उबाल उनके अंदर आ जाता है कि वो अपनों की ही जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। हालांकि ये सवाल लगातार बने हुए हैं, आखिर कब तक नियत में खोट और अपनों पर चोट की इस तरीके की तस्वीरें बार बार सामने आती रहेंगी। कौन है? अच्छा, दोनों रिपोर्टर हैं। तरीके से लगातार अलग अलग जगह पर अपनों का कत्ल किया गया है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा ललितपुर से हमारे सहयोगी शिव जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक जी जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये मानसिकता होती जा रही है कि इंसानियत ही अब शर्मसार होने लगी। लेकिन फिलहाल हमारे अपने सहयोगियों से अपडेट लेने की मैं कोशिश करूंगी। ताहिर जी, जिस तरीके से गाजियाबाद से मामला सामने आया, ये वाकई शर्मसार करने वाला मामला है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड का केस हमने सुना था उसी की तर्ज पर यहाँ पर मकान मालिक ने किराएदार को मौत के घाट उतारने की कोशिश की और इसके बाद सबूत ना मिलने पाए, इसको लेकर शरीर के बॉडी के टुकड़े कर दिए। ताहिर, देखिए बिल्कुल लता जी, आपको बता दें मोदीनगर थाना क्षेत्र का जब मामला है जहां पर मुद्दे से बागपत के रहने वाले उमेश जो है गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के राधेश्याम कॉलोनी में आकर किराए के मकान में रहता था। यहीं से वह जो है लखनऊ के जो है कॉलेज से जो है पीएचडी कर रहा था। बताया जा रहा है कि पढ़ाई में बहुत ही होशियार अंकित जो है बताया जा रहा था, जिसके चलते वो जो है लखनऊ के एक नामी यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी कर रहा था। लखनऊ जो तक अंकित है उसके दोस्तों से मेरी बात हुई है, उसका साफ तौर पर कहना है कि अंकित जो है बहुत शांत स्वभाव का आदमी था, के साथ ही दोस्तों पर बहुत जल्दी से विश्वास कर लिया करता था। जिसके चलते बीते दिनों जो है जो मृतक अंकित है उसके जो है मकान मालिक उमेश की बातों में वह आ गया और उमेश की बीवी को बकायदा उसके द्वारा जो है राखी बांधी जाती थी। उसी के चलते हुए उसे अंकित को जो है उमेश पर इतना विश्वास हो गया कि उसने जो है पहले अंकित की एक बात पर ही जो है उमेश के अकाउंट में जो है लगभग 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये वो पैसे थे जो अंकित ने जो है अपनी जो पैदाइशी जमीन थी उसको जो है देखने के बाद 1 करोड़ रुपए उसके खाते में आए थे, जिनमें से 40 लाख रुपए उमेश के अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिए थे। उन्हीं पैसे को वापस न देने और जो बाकी बचे पैसे थे उनको हड़पने की नीयत के चलते जो है उमेश के द्वारा जो है रणनीति बनाई गई और रणनीति बनाने के बाद अंकित की पहले हत्या की गई। हत्या करने के बाद अंकित के 4 से 5 टुकड़े किए गए और उसे गंद नहर में इसलिए बहा दिया गया ताकि किसी को जो है सब के जो टुकड़े हैं वो जो है नहीं मिल पाए, इस पूरे मामले पर खुलासा ना हो पाए। बताया ये भी जा रहा है कि जो आरोपी उमेश है उसने जो है श्रद्धा मर्डर केस के बारे में जो है उसको पहले से इसकी जो है जानकारी हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया पर श्रद्धा का मामला लगातार मीडिया में सुर्खियों में बनाए रहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए अंकित के जो है सब के टुकड़े किए गए और उसके बाद उन्हें गंग नहर में बहा दिया गया। मानवता को संसार कर देने वाली घटना के बाद जहां गाजियाबाद में
चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो दूसरी तरफ अंकित के जो दोस्त हैं राजीव बालियान, मेरी उनसे बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अंकित बहुत ही जो है शांत मिजाज का व्यक्ति था और खुश दिल मिजाज व्यक्ति जो है कहा करता था, जिसके चलते जैसे ही अंकित का जो उनसे जब संपर्क होना बंद हो गया तो उन्होंने पहले अंकित की तलाश की, लेकिन जब तलाश नहीं हो पाई तो उन्होंने बीते दिनों गाजियाबाद के मोदी नगर थाने में जो अंकित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अंदेशा जताया कि कहीं ऐसा न हो कि अंकित के साथ कोई अनहोनी होगी हो। पूरे मामले पर जब पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की और जो अंकित का मकान मालिक उमेश शर्मा है, इससे जो है पूछताछ में हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो पूरा घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में क्या परिवार वालों का कहना है, क्या पहले से अंकित से किसी लेन देन को लेकर कोई बकाया बचा था? आखिर क्यों इस कदर पैसा वसूलने के चक्कर में ऐसे कोई किसी की हत्या कर दे और इतनी बर्बरता के साथ? लेकिन लता, बिल्कुल आपको बता दूं कि अंकित के माता पिता जो है पहले ही जो है कई वर्ष पहले एक्सपायर हो चुके हैं और अंकित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके चलते अंकित ने अपनी पूरी संपत्ति बेचने के बाद जो है गाजियाबाद के राधेश्याम कॉलोनी में उमेश के मकान को जो है किराए पर ले लिया था, क्योंकि पढ़ाई का उसे बहुत शौक था। उसी के चलते लखनऊ की एक नामी यूनिवर्सिटी से जो है PhD जो है कर रहा था। अंकित के जो दोस्त हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि अंकित के अब ना तो कोई भाई है और ना ही बहन है। इसी का फायदा उठाकर उमेश ने जो है उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके शव के कई टुकड़े करने के बाद गंगा नहर में फेंक दिया ताकि सबूत पुलिस को जो है उपलब्ध ना हो पाए। इसके साथ ही उमेश के द्वारा जो है बाकायदा अंकित का जो मोबाइल था उसको जो है समय समय पर अपडेट व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके दोस्तों को जो है मैसेज भेजा करता था और उन्हें बताता था कि मैं ठीक हूँ और किसी काम से बाहर आया हुआ हूँ और जल्दी आपसे जो है मुलाकात करूंगा। लेकिन जब कॉल अंकित के द्वारा दोस्तों के द्वारा जो है अंकित के मोबाइल पर की जाती थी तो उसका रिप्लाई नहीं किया जाता था। उसी के चलते जो है राजीव बालियान के द्वारा जो है मोदी नगर थाने में शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने पूरे मामले पर जांच की तो खुद पुलिस के भी जो है होश उड़ गई जब उमेश से जो है पूछताछ में खुलासे में सामने आया कि कैसे उन्होंने अंकित की हत्या करने के बाद उसके कई टुकड़े कर उसके शव को जो है गंगा नहर में फेंक दिया गया ताकि किसी तरीके के सबूत हाथ न लग पाए। लगा वाकई बेहद शर्मनाक ये मामला है, लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम देने की हालांकि कोशिश की जा रही थी, हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांचबीन जरूर करे। लेकिन इसी को लेकर हमारे साथ ललितपुर से भी हमारे सहयोगी शिव जुड़े हुए। ललितपुर में भी इस तरह का मामला सामने आया। शिव, जिस तरीके से हालांकि विक्षिप्त बेटे ने अपने ही माँ बाप की हत्या कर दी पीट कर, इसको लेकर हालांकि क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या बेटा पूर्ण रूप से विक्षिप्त था या फिर आंशिक तौर पर, या क्या उसका इलाज चल रहा था? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं, ललितपुर जिले के जखौरा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है लखनपुरा। ये पूरा मामला लखनपुरा से जुड़ा हुआ है और जिसने ये पूरी घटना को घटित किया है वो एक मानसिक तौर से विक्षिप्त बताया जा रहा है। इसके 3 बच्चे भी हैं। बच्चों को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, वो भी बेचारे भयभीत रहे हैं और अब ये स्थिति बनी हुई है कि जब वो उसके माता पिता छत पर खाना खा रहे थे उसी समय ये अचानक से वहाँ पर आदम का नतीजा ये हुआ कि वहाँ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उसने जो है माता पिता को सीधा छत से नीचे फेंक दिया। फिर इसके बाद जो उसके खप्पर थे, खप्पर उठा के उसने माता पिता के सिर में मार दिए, जिससे जरा सी बात पर हुई कहासुनी पर देखा अपने ही माता पिता की हत्या एक विक्षिप्त बेटे ने कर दी। हालांकि हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए प्राची कौशिक जी भी जुड़ी हुई, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं आपका स्वागत में करना चाहूंगी FM न्यूज पर। प्राची जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हूँ? हाँ प्राची जी, जिस तरीके से जो 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं, हालांकि गाजियाबाद में किस तरीके से मकान मालिक ने किराएदार की हत्या कर टुकड़े कर दिए, वहीं ललितपुर की अगर बात करें तो विक्षिप्त बेटे ने अपने माता पिता की पीट कर उनकी हत्या कर दी। हालांकि जो ललितपुर का मामला है उसमें हम उसे अपराधी नहीं कह सकते क्योंकि विक्षिप्त मानसिक रूप से विक्षिप्त वो बेटा था। लेकिन जिस तरीके से गाजियाबाद की जो तस्वीर सामने आई है मैम, ये वाकई अंदर से रूह को कपाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड के बाद अक्सर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, दोनों ही जो मामले हैं, चाहे वो ललितपुर का हो और दूसरा जो मामला है, ये जो पुअर मोरल वैल्यूज और जो समाज में इंसानियत जो गिरती जा रही है, ये उसके सबूत हैं। इसके लिए हमारा समाज पूरी तरह से जिम्मेदार है और किसी एक तबके को हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पहली घटना जो ललितपुर की हुई है, उसमें जिस बच्चे ने अपने माँ बाप को मारा है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको उसके तरीके का इलाज नहीं मिल पाया और वहाँ रहने वाली
सामाजिक संस्थाएं, हॉस्पिटल, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा था कि वो एक बच्चे को पूरा ट्रीटमेंट इलाज नहीं दे पाए। और अगर आप उस बच्चे को पकड़ भी लेते हैं तो उसको खुद नहीं पता उसने क्या किया है। कि किस तरह का जो एक कमी रही उसकी परवरिश में एक बड़ा कारण है कि उसको स्पेशल चाइल्ड ना ट्रीट करके नॉर्मल उसको यातनाएं मिल रही थी। मेंटली वो स्टेबल नहीं था जो उसने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। वाकई शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललितपुर से। शिव, जिस तरीके से प्राची जी ने बताया कि अगर वो वाकई मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो कैसे और किसने घर में नॉर्मल तरीके से रहने की अनुमति दी, क्या इसको लेकर परिवार के मेंबर ने कुछ बताया हो या फिर आसपास के पड़ोसियों ने कि किस तरीके से विक्षिप्त बेटा था, और क्या इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोई हाथापाई या फिर मारपीट के मामले उन्होंने देखे हों, सुने हों आस पड़ोस में? जी, आस पड़ोस में कहा सुनी का दौर तो चलता ही रहता था और उसकी पारिवारिक पोजीशन भी ठीक ठाक नहीं थी। आर्थिक स्थिति के तौर पे मैं बता दूं आपको, तो उसका जो बड़ा वाला बच्चा था 15 साल का, वो मजदूरी करता है और उसी की वजह से भरण पोषण होता है। खेती किसानी के लिए मात्र मामूली से उसके पास जगह है जिससे उसका जीवन यापन कर पाना संभव नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसका 15 साल का जो लड़का है वो मजदूरी करके किसी प्रकार से अपनी परिवार का भरण पोषण कर रहा था। माता पिता वृद्ध थे, चूंकि वो मजदूरी के लायक ही नहीं थे और जैसे जैसे उनका वृद्धापन चल रहा था और ऐसे मात्र बच्चों के सहारे इन लोगों का आजीविका चल रही थी। चलिए, कहीं ना कहीं जो घर की स्थितियाँ हो सकती है रही होंगी जिसकी वजह से हालांकि विक्षिप्त मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने अपने ही माता पिता की हत्या हालांकि कर दी। लेकिन ताहिर, जिस तरीके से अक्सर हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा दिल्ली में किस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड का मामला सामने आया, लेकिन अब गाजियाबाद में जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया, ताहिर ऐसे में ये समझा जाए कि इस पर रोक लगने की बजाय ये लोगों को आइडियाज मिल गए, क्लूज मिल गए। लोग अब इस तरीके से लोगों की हत्या कर कर अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिर, देखिए लता जी, दो तरीके के लोग होते हैं समाज में जो है। पहले वो लोग होते हैं जो किसी फिल्म या जो है जो ट्रेलर होते हैं या फिर इसके अलावा जो नाटक होते हैं उनको जो है पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और अपने भविष्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर जो है मर्डर मिस्ट्री वगैरह को जो है सर्च करते हैं और उनकी जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे जो है मर्डर की वारदात को अंजाम दिया और कैसे आरोपी जो है पुलिस से बचते हुए नजर आए या कैसे उन्होंने बचने के तरीके अपनाए गए। उन्हीं तरीकों को अपनाते हुए कई जो है मर्डर जो है धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो श्रद्धा मर्डर का मामला रहा हो या फिर अब जिस तरीके से ललितपुर का मामला हो या फिर ये गाजियाबाद वाला मामला हो। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से सोशल मीडिया और जिस तरीके से क्राइम सीरियल देखकर जो है लोग जो है पहले मूवी देखते हैं या क्राइम सीरियल देखते हैं और उसके बाद जो है हत्या जैसी जघन्य अपराध को वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उस सबको जो है ठिकाने लगाने की रणनीति बनाई जाती है। गाजियाबाद में भी वही देखने को मिला जहाँ पर पहले एक अंकित नामक पीएचडी कर रहे युवक की जो है हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसके सबको छुपाने की खातिर 5 से 6 टुकड़े किए गए और चिन्नी में बंद कर गए, पॉलिथीन में बंद करने के बाद गंग नहर में फेंक दिया गया ताकि पुलिस किसी भी सबूत को एकत्र न कर पाए। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों को जब शिकायत मिलती है पूरे मामले की जांच की जा रही है तो कई तथ्य खुलाने वाले सामने आए हैं। इसी के आधार पर पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी उमेश है इसके घर की सघन चेकिंग का अभियान जो है चलाया। अभियान में जो है कई तरीके के क्लू निकलकर सामने आए। इसके साथ ही जो बैंक में जो है 40 लाख रुपए जो है ट्रांसफर किए गए हैं उनको भी जो है एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो मोबाइल और एटीएम कार्ड से अलग अलग जगह पर जाकर पैसे निकाले गए हैं वो भी एक महत्वपूर्ण सबूत जो है पुलिस मानकर चल रही है और उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पुलिस हर कड़ी की तफ्तीश के साथ जांचबीन करिए। प्राची जी, जिस तरीके से प्राची जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है मैम, प्राची जी अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, चलिए हमारा जो कनेक्शन है वो एरर हो चुका है। ताहिर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये क्राइम सीन देखकर लोगों को क्लूज मिल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार अक्सर हम देखते हैं कि आजकल नेटफ्लिक्स हो चाहे अमेजन हो, सब में जो सीरीज आती है, वेब सीरीज से लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, उसी का नतीजा समझा जाए। क्योंकि अगर आफ्ताब की बात करें तो उसने भी एक क्राइम सीन वाली सीरीज देखकर इस तरीके से घटना को अंजाम दिया और अब ये जो अक्सर मामले सुनने में आ रहे हैं, दिल्ली के सहता विहार से इस तरीके की खबरें सामने आई थी, गाजियाबाद में ये सामने आई है
और अलग अलग जगह से इस तरह की खबरें सामने अक्सर आ रही हैं कि लोग हत्या कर दे रहे हैं और हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े कर कर उसको इधर उधर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये हालांकि इन्वायरमेंटल का ये जरूर मामला है कि आपके आसपास का किस तरीके का माहौल है, आप किस तरीके की मानसिकता को बिलोंग कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे, तो वही कहीं ना कहीं ये भी है कि दरअसल जो ये क्राइम सीन्स हैं इसको देखकर लोगों में ज्यादा पैशन आ रहा है किस तरीके की चीजों को रिक्रिएट किया जाए। लेकिन लता जी, मैंने जिस तरीके से पहले बताया, दूसरी बात वो सबसे बड़ी निकल कर आती है कि ज्यादातर जो क्राइम सीरियल देखकर जो है वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें देखने वाली बात यह है कि जो आरोपी शख्स पाए जाते हैं उनकी उम्र जो है 18 से 30 के बीच पाई जाती है। यानी कि पहले वो क्राइम सीरियल देखते हैं और क्राइम सीरियल देखने के बाद वारदात को अंजाम देकर सबूत मिटाने के लिए जो मृतक होता है इसके सबको अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं, छुपा दिया जाता है, या फिर कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए देने के बाद जो है जो मृतक का शव है उसको जो है जो लेटरिन का जार होता है उसमें जो है छुपाने की कोशिश की जाती है। अलग अलग तरीके से जो है छुपाने की रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि क्राइम सीरियल देखकर अलग अलग टेक्निक लोगों के दिमाग में आती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 18 से जो 30 की आयु होती है ये सबसे ज्यादा युवाओं को जो है प्रेरित जो है क्राइम सीरियल देखने की प्रति करती है, और यही सबसे ज्यादा उम्र ऐसी होती है कि अगर आप गलत संगत में बैठते हैं, गलत सोबत आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप लगातार जो है बिगड़ने की तरफ जो है आपका जो है कैरियर जाता हुआ नजर आएगा और एक के बाद एक वारदात करते हुए नजर आएंगे। यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे भारत के अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जितने भी क्रिमिनल पाए जाते हैं उनकी एज जो है वो 18 से 30 के बीच ज्यादातर पाई जाती है, और वही ज्यादातर वारदातों को अंजाम देकर आसानी से जो है। लेकिन अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो उम्रदराज जो मकान मालिक है वो उम्रदराज है। हालांकि जिस तरीके से यह हत्या की गई है, टुकड़ों को नदी में फेंक दिया गया, तो अब क्या पुलिस उन टुकड़ों को बरामद कर रही है? क्या फॉरेंसिक की टीम इसमें जांच करेगी? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी तारीख इसमें मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल लता जी, आपको बता दूं कि पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जो आरोपी उमेश है उसको जो है गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है कि किसी जगह पर उस गंग नहर में उसके द्वारा जो मृतक उमेश अंकित है उसके सबको जो है फेंका गया था, ताकि उन सबूतों को जो है एकत्र करने का काम किया जा सके। क्योंकि बताया जा रहा है कि आरोपी जो उमेश है उसने हत्या के बाद जो है गंग नहर में सबको फेंका, तो सबके टुकड़े बरामद करना पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती होगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के आला अधिकारियों ने जो है कार्रवाई करते हुए उमेश के घर पर जब छापेमारी की तो छापेमारी के दौरान कई ऐसे सबूत मिले, चाहे वो लैपटॉप का रहा हो, पर्स का रहा हो, अंकित का मोबाइल रहा हो, या फिर वो 40 लाख रुपए जो उमेश के अकाउंट में जो है ट्रांसफर अंकित के अकाउंट से किए गए थे। तो ऐसे कई सबूत है जिनको जो है पुलिस जो है जांच में जुटा रही है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिस जगह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वहां से ब्लड सैंपल उठाए गए हैं ताकि सबूत के तौर पर उनको भी इस्तेमाल जो है किया जा सके। यहाँ दूसरी तरफ 40 लाख का आपने जिक्र किया ताहिर जी, 40 लाख की लेन देन की गई है। ऐसे में क्या जो परिवार है, जो मकान मालिक का जो परिवार के मेंबर है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है उनके फैमिली के मेंबर ने ली है, या इसको लेकर कोई आगे प्लानिंग कर रहे थे, या कोई कहीं प्लॉट लेने की तैयारी, या फिर कोई ऐसी कोई क्लू जो परिवार को मिल सके जिससे पता चले कि दरअसल किसी प्लानिंग के तहत ये पूरी हत्या की गई हो? देखिए लता जी, यहाँ दो चीज देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले जो मृतक अंकित है उसके परिवार में अब उसके पीछे जो है कोई नहीं है। यानी कि अंकित के जो माता पिता है उनका पहले ही जो है स्वर्गवास हो चुका है, और जो पुश्तैनी जमीन थी अंकित ने वो बेचने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए अंकित के अकाउंट में जो आए थे। इसके बाद आरोपी के परिवार वाले क्या इससे अवगत थे कि इतनी बड़ी अमाउंट 40 लाख की कीमत उसके खाते में आई है? देखिए बिल्कुल मैं आपको लता जी यहाँ बताता चलूं कि जो आरोपी उमेश है उसकी बीवी के द्वारा अंकित को जो है राखी बांधी जा रही थी। पिछले कई वर्षों से जो है राखी भाई बहन का जो रिश्ता था वो जो है लगातार चला आ रहा था, और उसी के चलते जिस तरीके से मृतक अंकित है उसके दोस्तों राजीव बालियान का साफ तौर पर कहना है कि अंकित बहुत ही आसानी से लोगों पर जो है विश्वास कर लिया करता था, और उसी के चलते जब आरोपी उमेश के जो है उसमें 40 लाख रुपए ट्रांसफर उनके अकाउंट में जो है किए गए थे, तो उसकी जानकारी आरोपी उमेश के परिवार वालों को भी थी और अंकित को भी इस बात की जो है
पता था कि वो 40 लाख रुपए की एक बड़ी अमाउंट अपने बहन के पति के अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर रहा है। ये वो बहन थी जो मोबोली बहन थी, लेकिन इस मोबोली बहन के पति के द्वारा रिश्तों को कलंकित कर दिया गया ताकि जो 40 लाख है वो तो हड़पने का काम किया ही जा सके, इसके साथ ही जो अंकित के अकाउंट में बची रकम है उसको भी हड़पने का काम किया जा सके। और अंकित के दोस्तों से मेरी जब बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि बाकायदा अंकित ने अपनी जमीन जो है बेची ताकि वो पीएचडी अपनी पूरी कर सके और पढ़ाई में आगे बढ़कर जो है देश का नाम रोशन कर सके। जो मासूम बच्चे हैं उनको भी जो है पढ़ाने का अंकित के द्वारा काम किया जा सके। तो साफ तौर पर है कि पैसे की खातिर जो है रिश्ते को कलंकित कर देने वाली इस घटना के बाद गाजियाबाद में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांचबीन करे। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर तमाम जानकारियों के लिए, और शिव आपका भी। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक जी थी, उनका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जिस तरीके से आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जिस तरीके से रूह को कपा देने वाली ये खबरें सामने आई है, वाकई दरअसल बताती हैं कि आखिर ये किस समाज में हम जीने को मजबूर हो गए, जहां पर साफ तौर पर मानसिकता इतनी हैवानियत की हो चुकी है कि लोग जो हैं वो अब इंसानियत को शर्मसार हालांकि कर रहे हैं। लेकिन हालांकि जिस तरीके से लगातार ये जो अलग अलग जगह पर ये जो मामले सामने आए हैं, इस दोनों ही मामलों की अगर बात की जाए तो दोनों ही मामलों पर पुलिस अपनी अपने तरीके से गहनता से जांच कर रही है। और फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये जो गाजियाबाद की अगर खासतौर पर बात की जाए तो गाजियाबाद में साफ तौर पर चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए जो हत्या की गई है, आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी और किस मंशा के आधार पर अपने ही किराएदार की हत्या कर उसके शवों को टुकड़े में फेंक कर टुकड़े बनाकर फेंकने के पीछे आखिर क्या कुछ कहानी थी, इसको लेकर हालांकि पूरी फॉरेंसिक की टीम जांचबीन कर रही है। पूरी पुलिस प्रशासन इसमें जुटी हुई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे और क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम एक मकान मालिक की ओर से दिया गया, जो कि मुंह बोला अगर देखा जाए तो मृतक का जीजा था, लेकिन अपने ही बहन के घर को जिस तरीके से उजाड़ने का काम हालांकि एक भाई ने किया, इसको लेकर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश के साथ जांचबीन करे। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।